Hello students, I hope you are very good at your home and learning well through my online classes. तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने पाठ 10 दूरी एवं उसका मापन शुरू किया था। हमने पढ़ा था किस प्रकार जो है पुराने समय में यातायात किया करते थे, किस प्रकार जो है हम दूरियों को मापा करते थे। पहले हाथ का इस्तेमाल, फुट का इस्तेमाल किया जाता था, फिर धीरे धीरे जो है नए नए इंस्ट्रूमेंट आते गए, तो फिर हमने किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर के माध्यम से दूरियों का मापन शुरू किया। तो हमने ये भी देखा कि लंबी दूरियों के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है मापने का, और जो दूसरा मात्र क्या होता है, पहले हमने ये देखा कि ऐसे माध्यम जिनके द्वारा हम दूरियों को मापते हैं उनको मापन के मात्र कहते हैं। जैसे लंबी दूरी को मापने के लिए हम जिस मात्र का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम किलोमीटर, और उससे छोटी दूरियों का मापन होता है उसको हम 3 मात्रकों द्वारा मापते हैं। जैसे एक होता है हमारा मीटर, उसके बाद होता है हमारा सेंटीमीटर, और उसके बाद होता है हमारा मिलीमीटर। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। चलिए आज इसके आगे शुरू करते हैं। आज देखिए हम लंबाई का यथार्थ मापन या परिशुद्ध मापन किस प्रकार किया जाता है, शुद्ध रूप से लंबाई का मापन कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। अब बच्चों, अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापन युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर के पैमाने का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब दर्जी का मापन जो है फीते के द्वारा होता है। आपको पता ही है, आपके घरों में मम्मी पापा कोई आप दर्जी का कार्य करते होंगे, नहीं करते होंगे, तो आप अपनी यूनिफॉर्म जहाँ सिलाते हैं उनके पास जाते होंगे कपड़े सिलाने के लिए, वो फीते का इस्तेमाल करते हैं। अब जहाँ से आप कपड़ा खरीदते हैं दुकान से, तो उनके पास भी एक मीटर की छड़ होती है जिसके द्वारा वो कपड़ा मापते हैं। तो किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी एक उपयुक्त युक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेरा मापना हो, ठीक है, घेरा बोले तो कितना मोटा है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी मीटर पैमाने की छड़ का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते क्योंकि वह नहीं मुड़ सकती। ऐसे मापों को आप अपने शुद्ध नजर माप सकते हैं, यानी हमें डिपेंडिंग अपॉन द स्थिति, किसी भी पोजीशन, किसी भी वस्तु की, जिस वस्तु की हमने मोटाई, चौड़ाई, लंबाई मापनी है, उसकी उस स्थिति के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, मात्र का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे छोटी लंबाइयाँ हैं, तो आपकी पेंसिल की लंबाई है, उसकी मापने के लिए आप क्या करते हैं, ज्योमेट्री के बॉक्स में हमारे जो होता है सेंटीमीटर वाला फीता दिया था पैमाना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए चित्र में दिए हुए इन्होंने, यहाँ पे चित्र में क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि मापी जाने वाली लंबाई के अनुदिश पैमाने की सही एवं गलत दिशा। जब हम कोई चीज़ माप रहे होते हैं ना, तो उसकी सही और गलत दिशा दिखाई गई, किस प्रकार हम मापते हैं। अब ये पहली है, ये बिल्कुल सही है, ये सही दिशा है क्योंकि बराबर है, ये बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हमें इसकी दूरी माप सकते हैं। जबकि दूसरे में गलत है, हमने टेढ़ा पकड़ा हुआ ऊपर को, तो इस प्रकार हम सही दिशा माप नहीं सकते, ये थोड़ा गलत है। तो इसका तरीका होना चाहिए मापने का। ये तो था पहले वाला तरीका कि हमने किस प्रकार पकड़ना है। दूसरा तरीका है किसी पैमाने का अगर पहला सिरा टूटा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम किस प्रकार मापेंगे। तो क्या हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं इसको, नहीं, ये गलत तरीका है। हम इसको शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नए अगले वाले पॉइंट से हमें शुरू करना पड़ेगा, 1 से, इसको यहाँ से मान के चलेंगे तो ये सही तरीका है, क्योंकि अगर इसका सिरा टूटा हुआ है तो इस प्रकार जो है ये सही तरीका कौन सा होता है, किस प्रकार हम इनको माप सकते हैं, ये दिखाया हुआ है। अब हमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये कि हमें जब किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई मापनी होती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश रखना पड़ता है। यानी ये देखिए, मैंने आपको बताया किसी भी पैमाने से अगर कोई वस्तु की आपको लंबाई मापनी है तो उसकी लंबाई के अनुदिश यानी समांतर रूप से हमें रखेंगे, तभी उसको माप सकते हैं। तिरछा रखेंगे तो गलत है। तो हमें जब किसी वस्तु की लंबाई मापनी है तो उस वस्तु के लंबाई के अनुदिश ही हम पैमाने को रखेंगे, पहला पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है लंबाई मापते समय, कुछ पैमानों के सिरे टूटे हुए होते हैं,
इन पैमानों में शून्यांक स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो ऐसे पैमानों में हमें शून्यांक से माप लेने से बचना चाहिए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पैमानों में जहाँ से 1 सेंटीमीटर शुरू होता है, हम 1 को ही शून्य मान के वहाँ से कार्य कर सकते हैं और उसके आगे हम उसको माप सकते हैं। तो तब हम दूसरे सिरे के पाठ्यांक से ही पूर्णांक पाठ्यांक को मानकर उसके माप सकते हैं, और जितना माप आएगा उसमें से फिर हम 1 घटा लेंगे, क्योंकि हमने 1 से शुरू किया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर, दूसरे सिरे का पाठ्यांक अगर 14.3 सेंटीमीटर है तो उसका माप कितना हुआ, 14.3 माइनस 1 13.3 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि 1 से हमने शुरू किया था। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरा जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अगर किसी पैमाने का सिरा टूटा हुआ है तो हमें उस सिरे टूटे हुए सिरे से माप लेने से बचना चाहिए। इससे बेहतर क्या होगा, हम उस सिरे से अगले वाला जो पाठ्यांक है, यानी 0 के आगे 1 है, तो 1 को ही शून्य मानकर वहाँ से मापना शुरू करना चाहिए। और मान लीजिए 1 से अगर उसकी लंबाई आ गई 14.3 इनिशियल, यानी प्रारंभिक लंबाई 0 हुई आपकी 1 और अंतिम आई आपकी 14.3, तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 14.3 नहीं, क्योंकि हमने 1 से शुरू किया तो हमें 1 घटाना भी है, तो 14.3 माइनस 1 आगे आएगा फिर 13.3, तो 13.3 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट लंबाई हुई। ये थे 2 पॉइंट जो हमें ध्यान रखने वाला है। तीसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम किसी चीज़ का माप लेते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि माप लेते समय आँख की सही स्थिति बहुत ज़रूरी है। अब ये भी बहुत ज़रूरी है, जब हम किसी वस्तु का माप लेते हैं, ठीक है, हम मापते हैं तो हमारी आँख की जो स्थिति होती है ना, वह बहुत ज़रूरी होती है। क्यों, अब वो चित्र 10.9 में दिखाया है हमने, ये चित्र में अब 3 बच्चे जो हैं, ठीक है, एक बिंदु की माप लेना चाहते हैं, उसे ठीक सामने रखना चाहते हैं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें जिस बिंदु का माप लेना चाहिए, नंबर 1 उसके हमें अपने आँखों से बिल्कुल ठीक सामने होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बच्चे दिए हैं A, B, C। ए की जो स्थिति है वो भी इस बिंदु के सामने नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सही तरह से माप नहीं सकता। सी की भी इसके सामने नहीं है, तो ये भी सही तरह से माप नहीं सकता। तो सबसे जो सही स्थिति है वो है बी की, तो केवल बी ही सही स्थिति को माप सकता है, सही पाठ्यांक को पढ़ सकता है। तो हमें आँख की स्थिति जो है हमें पैमाने के बिल्कुल सही स्थिति पे या सामने होनी चाहिए। क्यों, ताकि हम पैमाने में जो पाठ्यांक है उसको सही तरीके से माप सकें, हमें उसको मापने में गलती ना हो। तो ये 3 पॉइंट हैं बच्चों जो हमें लंबाई को मापते समय बिल्कुल ध्यान में रखने होते हैं, इनकी हमें सावधानियां रखनी होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें उदाहरण दिए वो देखिए, ऊंचाई का मापन। ऊंचाई को मापते समय किस मापी का इस्तेमाल करेंगे, ऊंचाई का बलिशत में, ऊंचाई का सेंटीमीटर में, ये आप इसको भर सकते हैं ये ग्राफ। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक और भी कर सकते हैं कि एक अपने मित्र की सहायता से दीवार की लंबाई मापने को कह सकते हैं। किस प्रकार मापेंगे आप देखिए, आप अपने ऊंचाई वाले सहपाठी की ऊंचाई बालिस्तों और फिर मीटर पैमाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले सहपाठी को दीवार के साथ दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा करेंगे। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह लगा देंगे। आप जब नापते हो ना बच्चों, अपनी लंबाई भी नापते हो, स्कूल में हमारा पैमाना बना होता है, दीवार पे हमने लगाया होता है, तो आप वहाँ खड़े हो जाते हैं तो अपनी हाइट मापते हैं। तो आप क्या करते हैं, फर्श से दीवार तक बने चिन्ह की दूरी पहले अपने बालिशत में और फिर मीटर पैमाने से मापिए। यानी जो आपका लंबाई होती है, आप ज़मीन पे खड़े हो दीवार की सहायता से, तो दीवार तक जहाँ आप सिर जाता है वहाँ तक निशान लगा लीजिए। फिर आप पाँव से ऊपर तक फीते से नाप सकते हैं। तो जब आप इसको नापेंगे तो आपकी लंबाई जो है सही आ जाएगी। ठीक है, और ये लंबाई जो है आप सारणी 10.3 जो मैंने आपको बताई इसमें भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, जो जितने भी विद्यार्थी प्राप्त करते हैं उनके द्वारा जो लंबाई मापते हैं, ठीक है, वो हम कॉलम 2 में भर सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों ने के बालिशतों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो कॉलम 3 में
परिमाणों को देखेंगे, जिसके सभी मापे वगैरह पैमाने द्वारा ली गई वस्तुओं को हम ध्यान रखेंगे। तो ये परिमाण एक दूसरे से बिल्कुल करीब करीब हो सकते हैं, सबके एक जैसे हो सकते हैं थोड़े है ना, परंतु क्या ये एक दूसरे से बिल्कुल ठीक ठीक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार में क्या अंतर होगा? अगर उनकी जो सब बच्चों जो मापा ना, उनमें कोई कमियां या छोटी मोटी जो है डिफरेंसेस है, वो क्यों है? वो इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने सही तरीके से पैमाने का उपयोग नहीं किया होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न बालिश्तों का उपयोग कर नहीं रहे, यानी बालिश्तें क्या होती है? भिन्न भिन्न पैमानों का, जैसे बालिश्तों का मतलब होता है कि सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर, तो पूरी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। यह अंतर प्रेक्षण लेने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम जब भी किसी वस्तु की दूरी मापें तो उसका हमें विशेषकर ढंग से हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन सी सावधानियां हमें मापते समय रखनी है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतने काफ़ी है, बहुत लंबा हो जाएगा। पिछला वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया था, अब मैं आपको ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो आज तक हम यही पढ़ेंगे, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कि किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, अगर कोई वक्र रेखा है, सीधी रेखा का मापन तो हमने पैमाने से मीटर के द्वारा, सेंटीमीटर के द्वारा कर लेते हैं, लेकिन जो वक्र रेखा होगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी, उसका मापन किस प्रकार करेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। चलिए अब बढ़ते हम आज के कार्यपत्र की तरफ, और जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं, और वो आपको अभ्यास में भी आएंगे। चलिए, तो ये रहा बच्चों आज का कार्यपत्रक। आज के कार्यपत्रक में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न बोलता है, अगर पैमाने का एक सिरा टूटा हुआ हो तो आप किस प्रकार इसका उपयोग इसका मापन में करेंगे? अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसको मैंने आपको बताया था, तो आपने ये करना है। अगर हम पैमाने का एक सिरा टूटा हुआ हो तो हम किस प्रकार उसका उपयोग मापन में कर सकते हैं, ये आपने करना है। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई मापते समय आपकी आंख की स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये भी मैंने आपको अभी बताया है। तो ये दो प्रश्न आपके आज के कार्यपत्रक में गृह कार्य के रूप में हैं। आपने ये दोनों प्रश्न अच्छी तरह से करने हैं, लिखने हैं अपनी फेयर कॉपी में और मुझे बताने हैं। तो ये था आज का कार्यपत्रक। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बच्चों अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने आज के वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स को समझा होगा और कार्यपत्रक में दिए गए क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ के करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इस चैप्टर के अगले भाग की तरफ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।